लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट की तरह ही इस लिस्ट में भी कई सारे ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं जिसके जरिए आप ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी ने जो टारगेट रखा है 370 का और एनडीए का 400 प्लस का, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जो जिताऊ कैंडिडेट साबित हो उस पर भरोसा किया जा सकता है। अब एक एक करके मैं बड़ी बातें बताऊंगी कि इन 72 सीटों में, इन 72 उम्मीदवारों में वो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर कम से कम आपने तो उम्मीद नहीं की थी कि इन चेहरों को चुनाव लड़वाया जा सकता है। मैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पे फोकस करती हूं। पीयूष गोयल अभी तक राज्यसभा के जरिए ही सांसद बनते थे, लेकिन यह पहली दफा होगा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यह प्रयोग पहला नहीं है, इससे पहले रविशंकर प्रसाद को लेकर भी बिहार में इसी तरीके का प्रयोग हुआ था। बीते चुनाव में उन्हें भी पहली दफा यानी राज्यसभा से वो भी सांसद बनते थे, लेकिन उन्हें भी चुनाव लड़वाया गया और क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से उन्होंने वहां से अच्छी बढ़त के साथ जीत हासिल की। अब मैं आपको दो और महत्वपूर्ण बड़ी बातें बताऊंगी कि वो किस तरीके का प्रयोग है। दरअसल दो सीएम चेहरे जो रहे हैं, जो दो सीएम रहे हैं, एक कर्नाटक के और एक हरियाणा के, उन्हें भी चुनावी मैदान में सांसद के लिए उतार दिया गया है। वो दो चेहरे कौन है? कर्नाटक के बसवराज बोम्मई जो कि पूर्व सीएम है और मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम है और बीते हफ्ते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे देने के साथ साथ ही ये बातें निकलकर सामने आ गई थी कि इन्हें संभवतः लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता था, जिसपे अब मुहर लग चुकी है दूसरी लिस्ट आने के साथ साथ ही। महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहां की 48 सीटों को लेकर पेंच तो फंसा हुआ है। बीजेपी अभी भी इस कोशिश में है कि सहयोगी दलों के साथ गठबंधन उस तरीके से हो, लेकिन इस बीच 20 उम्मीदवारों की सूची वहां भी आ चुकी है। यानी बीजेपी वहां भी किसी की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं और यही वजह है कि 72 उम्मीदवारों में 20 चेहरे तो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। मैं उत्तराखंड पे भी जरा फोकस कर लूं। उत्तराखंड में भी अनिल बलूनी है, उनको भी वहां भेजा गया है और सीट पहली बार तो एक चुनाव लड़वाया जा रहा है और उसके अलावा जिस क्षेत्र से बातें हैं उस क्षेत्र से चुनाव न लड़वाकर दूसरी जगह पे प्रयोग किया गया है। तो ये बीजेपी का जो एजेंडा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी स्ट्रैटेजी अपनी रखती है वो कहीं ना कहीं इस दूसरी लिस्ट के जरिए भी आपको देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत हो या फिर हिंदी पट्टी के राज्य, सब जगह इसी तरीके से कोई ना कोई प्रयोग किए गए हैं और ये जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आनन फानन में तैयारियां हुई है। बीजेपी वो पार्टी है जो सालों साल, कहा जाता है कि हमेशा चुनाव के मूड में होती है और एक सीट पर कई लेयर्स के सर्वे किए जाते हैं, जिसमें एक आरएसएस का सर्वे होता है, जिसमें एक स्थानीय लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनसे 1 to 1 यानी बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक से फीडबैक लिया जाता है और 3 से 4 नाम की स्क्रूटनी होती है और उसके बाद दिल्ली में कई लेयर्स के मंथन और मंथन के बाद फाइनल किया जाता है कि वो कौन से चेहरा होगा। अब देश की राजधानी दिल्ली पे जरा मैं फोकस कर लूं। 7 सीटें 2014-19 का चुनाव परिणाम आप सभी के सामने। 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी चेहरे बदल दिए गए और सिर्फ मनोज तिवारी ही वो चेहरा है जिनको रिपीट किया गया। इसके अलावा जो 6 चेहरे हैं उनको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। यानी दिल्ली में भले ही 7 सीटें बीजेपी ने हासिल कर लिया हो, लेकिन जो चेहरे थे उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये भांप लिया था एंटी इनकम्बेंसी है या ये चेहरे उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लेकर नहीं पहुंच रहे और इसकी वजह से बेधड़क उनका टिकट काटा गया। और ऐसा भी अन्य प्रदेशों में भी हमें देखने को मिला है जहां पे कई सांसदों के टिकट काटे गए हैं। और तेलंगाना की इस वक्त मैं बात करूंगी। अभी 2 ही दिन पहले कुछ चेहरे जो कि बीजेपी का दामन थामते हैं और उनको भी वहां पे भरोसे में लिया जाता है, उन पर भी भरोसा किया जाता है और उन्हें भी टिकट मिलता है। हालांकि बीजेपी वो अनुशासित पार्टी है कि अगर किसी का टिकट कट जाए तो भी वो उस तरीके से नाराजगी व्यक्त नहीं करता है और जिस पर भरोसा किया जाए, अब जैसे पीयूष गोयल अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन उन पर जब भरोसा किया गया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, तो आप कहीं से भी इस तरीके की खबर नहीं सुन सकते हैं कि पीयूष गोयल इस बात से नाराज हो कि हमें तो चुनाव नहीं लड़ना, हम तो राज्यसभा के जरिए जाना। ये बीजेपी वही पार्टी है जिसमें कहीं भी इस तरीके की कोई बवाल की स्थिति होती नहीं है। हाँ, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 2 हमें जरूर फेरबदल देखने को मिले थे और दोनों विवादित चेहरे थे। दरअसल एक बाराबंकी और एक आसनसोल की सीट को लेकर जो पेच फंसा था। दरअसल पवन सिंह को लेकर इतने ट्वीट्स हो गए थे, बात पीएमओ तक पहुंची और वहां से फीडबैक ये मिला कि अगर इतनी महिलाएं उनके खिलाफ में ट्वीट कर रही हैं और वो देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रही हैं कि इस चेहरे को हटा दीजिए, तो पहली बार अंदर खाने की खबर सामने आई कि पवन सिंह को खुद बीजेपी की तरफ से बोला गया कि आप चुनाव वहां से नहीं लड़ सकते। तो ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट के जरिए हम बात कर रहे हैं। अब तीसरी लिस्ट जो आएगी उसमें 2 सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। वो 2 सस्पेंस क्या है? बिहार की सीटें और
महाराष्ट्र की बची हुई सीटें। तो आगे भी मैं आपको बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी से, लोकसभा चुनाव से जुड़ी स्ट्रैटेजी से अवगत कराते रहेंगे।